ईरोटॉप के जो क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 152, 153 जो क्वेश्चन है वो स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। देखिएगा सारा कॉन्सेप्ट, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा सारा कुछ यूनिक होगा, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस देखते जाइए। देखिए स्प्रिंग के केस में, जैसे ये मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये एक इलास्टिक स्प्रिंग है। जब आप फोर्स लगाइएगा तो ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा मानिए कि यहाँ पे एक इलास्टिक वायर है, इलास्टिक वायर है। इस पे जब आप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसका लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ एल है, इसका नेचुरल लेंथ क्या है एल। जैसे इसका नेचुरल लेंथ एल है और इस स्प्रिंग का ये वाला जो छोटा सा एरिया है इसका वैल्यू ए दिया हुआ है, कुछ ऐसा है। यदि आप इसको समझ पा रहे हैं तो देखिए इस स्प्रिंग का जो वायर है इसका ये वाला जो एरिया है ये ए दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमने रॉड कंसीडर किया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका नेचुरल लेंथ एल है, ओके। इस पे क्या किया गया, फोर्स लगाया गया। फोर्स लगाया जाएगा तो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड किया है ये डेल्टा एक्स लेंथ, ये डेल्टा एक्स लेंथ एक्सपैंड कर गया है, ये डेल्टा एक्स लेंथ एक्सपैंड कर गया है। समझते जाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये एक्स लेंथ एक्सपैंड कर गया, एफ फोर्स एफ जो आप लगा रहे हैं, ये इलास्टिक वायर भी एफ फोर्स लगा रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब है, जब इसमें, इस वायर में एक्स एक्सपेंशन आ चुका है, तब वो इक्विलिब्रियम में है। अब मेरी बात समझिए, इसका यदि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू गामा दिया हुआ है, यदि इसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू गामा दिया हुआ है, तो अब जब आप फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स जो लगा रहे हैं आप, ठीक है, वो फोर्स के कारण जो स्ट्रेस बनेगा, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस ये होता है ना, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है, ये होता है स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है भाई एक्स, ओरिजिनल लेंथ कितना है एल। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए, गामा इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एल। सारा कॉन्सेप्ट यूनिक होगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स का क्या इक्वेशन आ रहा है, फोर्स का इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, गामा ए बाई एल इंटू एक्स। इट मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन इन द इलास्टिक वायर, जस्ट लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी क्या होता है, जब आप एक्स एक्सपेंड करते हो तो फोर्स जो स्प्रिंग लगाता है दैट फोर्स इज कॉल्ड के एक्स। तो अब यदि स्प्रिंग कांस्टेंट को, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग को यदि आप इक्वेट कीजिए तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में आ रहा है। यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में क्या आ रहा है, देखिए गामा ए बाई एल। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जिस वायर से स्प्रिंग बना हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। जिस वायर से स्प्रिंग बना हुआ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उसके नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ ऐसा कुछ डिपेंड कर रहा है ना। तो यहां से पता चल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नहीं है, बस इसका नाम कांस्टेंट है, ठीक है। किसी का नाम यदि सनलाइट रहेगा तो उसको सूर्य प्रकाश थोड़ी कहेंगे, किसी का नाम यदि सूर्य प्रकाश रहेगा तो उसको सनलाइट थोड़ी कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इसका नाम है, लेकिन ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचुरल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यदि आप यहाँ से देखिए, तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में गामा ए बाई एल होता है। एल यहाँ पे क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्प्रिंग है। स्प्रिंग को यदि दो पार्ट में कट कर दीजिएगा, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल है, एरिया ए है, इसको दो पार्ट में कट कर दीजिए, ठीक है ना। एक एल बाई टू में कट कर दीजिए। अब आधे पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये आधा पार्ट हो गया, इसका लेंथ एल बाई टू है। जब पूरा एल लेंथ था तब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, गामा ए बाई एल। जब एल बाई टू है तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, गामा वही होगा, ए वही होगा, क्योंकि एरिया ऐसे करके कट किया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं करेगा। एल बाई टू, तो ये क्या हो गया 2K,
के डैश का वैल्यू जो इसका होगा वही इसका होगा, तो 2k स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग कुछ पॉइंट इसमें सीख लेते हैं, एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं। देखिएगा, समझिए एक पॉइंट, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सपेंशन आ जाता है, तो ये भी एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। इसमें x एक्सपेंशन आ चुका है और ये फोर्स लगा रहा है kx, ठीक है। जिस समय ये इक्विलिब्रियम में है उस समय इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, तो इस पॉइंट से इसको बताया जा सकता है जैसे जब आप फोर्स लगाना शुरू किए होंगे, ठीक है, तो जब जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग में यदि x एक्सपेंशन होगा तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, kx फोर्स लगा रहा होगा स्प्रिंग, ठीक है, ओके। इसके बाद अब dx डिस्प्लेसमेंट ऑड हो गया, क्या हो गया, dx डिस्प्लेसमेंट ऑड हो गया। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा था, kx, dx और डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्प्रिंग को और खींचा गया dx डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो वर्क होगा dw जो होगा वो कितने के बराबर होगा, kx इंटू dx के बराबर। kx इस डायरेक्शन में, dx इस डायरेक्शन में, निश्चित तौर पे ये वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो dw इक्वल टू हो गया माइनस के एक्स डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप यदि 0 to x एक्सपैंड कीजिए तो 0 to w वर्क हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, ओके। ये वर्क कौन किया है, ये वर्क किया है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, ओके। वर्क स्प्रिंग फोर्स जो है एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप का स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे मान लीजिए जब मैं या मान लीजिए कि यदि कोई आदमी जिम में जाता है, उस समय जब जाते समय जो एनर्जी होगा, जब निकलते समय एनर्जी होगा, निश्चित तौर पे निकलते समय उसका एनर्जी कम होगा। जितना एनर्जी घटा है, जितना वो कैलोरी बर्न किया, दैट इज इक्वल्स टू वर्क। तो वर्क मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली इसमें कोई भी कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन नहीं था, इसका मतलब है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है जब इसमें x एक्सपेंशन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो माइनस uf का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस माइनस कट गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जब x एक्सपेंशन होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तीसरा टर्म था। फर्स्ट टर्म में मैंने फोर्स के बारे में बताया, सेकेंड टर्म में मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, थर्ड टर्म के बारे में चलते हैं अब। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आप पूरा का पूरा वेट अपने हाथ से उठाए हुए हैं। इसका मतलब है मास m है इसका। तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आपका मान लेते हैं ये हाथ है, ओके, ये हाथ है आपका, ओके। तो आप जो फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। ये इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम पे होगा, ठीक है। कुछ देर के बाद जब आप हाथ को धीरे धीरे नीचे कीजिएगा, धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिएगा, और नीचे आ गए, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप अपने हाथ को यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया है। तो अब स्प्रिंग में एक्सपेंशन है, तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगा kx। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा ऊपर, kx, ठीक है। अब आप जो नॉर्मल लगाइएगा वो n डैश हो जाएगा और नीचे हो जाएगा mg, ठीक है। तो अब इक्वेशन इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए इक्वेशन क्या बनता, इसके लिए इक्वेशन बनता नॉर्मल इक्वल टू mg। इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, n डैश प्लस kx,
दैट इज इक्वल्स टू mg। अब क्या हो गया, नॉर्मल घट गया है, नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। जैसे जैसे आप हाथ नीचे लेते जा रहे हैं नॉर्मल का वैल्यू घटता जा रहा है। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद स्प्रिंग के द्वारा उठा लिया जाएगा और हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस समय kx नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और एक्सपेंशन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, mg बाई k के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट केस है स्प्रिंग से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है मतलब आप यदि ब्लॉक को उठाए हुए थे, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जा रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे घट रहा था और स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा था, और एक ऐसा इंस्टेंट आया जब स्प्रिंग पूरे वेट को उठा लिया, kx का वैल्यू mg के बराबर हो गया। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस देखिएगा, जैसे स्प्रिंग लगा हुआ था, ब्लॉक था और आप इसको अपने हाथ से उठाए हुए थे, ठीक है, और आपने क्या किया, इंस्टेंटली हाथ को हटा लिया, इंस्टेंटली हाथ को यहाँ से हटा लिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा जरा देखिएगा, तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप हाथ को हटाइएगा, ओके, तो ये फिर स्प्रिंग, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। जिस समय आप हाथ हटाइएगा उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम एक्सपेंशन। इन दिस केस, पहले केस में क्या था, आप हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जा रहे थे। दूसरे केस में क्या किया आपने, सीधा हाथ को जब ये नेचुरल लेंथ में था उसी समय आपने हटा लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, u इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, मतलब अब इससे नीचे ये नहीं जा सकता, अब जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये x जो है, इसमें x जो है ये मैक्सिमम एक्सपेंशन है। जब आप हाथ नीचे धीरे धीरे ले जा रहे थे दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम एक्सपेंशन, लेकिन जब आप इंस्टेंटली हाथ को हटा लीजिएगा उस समय मैक्सिमम एक्सपेंशन का वैल्यू ये आएगा, जो आएगा वो कैलकुलेट करना है। देखिएगा तो क्या है, ये x गया है, ठीक है, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है। यदि इसी पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कीजिएगा तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, स्प्रिंग में भी कोई एनर्जी नहीं था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका घटा है, कितना घटा है, mgx घट गया, ठीक है, ओके। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ा है, ये कितना बढ़ गया, हाफ kx² बढ़ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो यहाँ से x का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स का प्रिंसिपल नहीं लग सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसके अंदर एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरिएबल है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बाद में यदि आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन से बचने का ये रूल है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, u इनिशियल प्लस k इनिशियल दैट इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। यदि ऐसा कीजिएगा तो क्या आता है, देखिए u इनिशियल 0, k इनिशियल 0 माइनस mgx प्लस हाफ kx²। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2mg/k। मतलब फर्स्ट केस में जो एक्सपेंशन था, फर्स्ट केस में कितना एक्सपेंशन था, x0 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था फर्स्ट केस में, mg/k। जब आप हाथ को धीरे धीरे ले जाइएगा तो mg/k एक्सपेंशन मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा, लेकिन यदि आप इंस्टेंटली हटा दीजिएगा तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कितने के बराबर हो जाएगा, 2mg/k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ स्प्रिंग से रिलेटेड। ठीक है, जब आप इस पे ब्लॉक को रखे रहिएगा, m मास के ब्लॉक को रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा है kx, नीचे इसमें mg लग रहा है, ठीक है, kx0 कर देते हैं। तो इस केस में kx0 का जो वैल्यू है वो mg के बराबर होगा, x0 का जो वैल्यू है वो mg/k के बराबर होगा। इसका मतलब है इस स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है, और कितना कॉम्प्रेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा, ये अपने नेचुरल लेंथ से x0 लेंथ कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है। मतलब इसको यदि x0 लेंथ ऊपर लेके चला जाया जाए
तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है, ध्यान से इसको समझते जाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है ये सब चीज़ तो जानते हैं, लेकिन आप जानते हुए भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बन सकते आपसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ SHM का कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और वहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। समझिएगा, देखिए ये जो पॉइंट है ये एक्स लेंथ एक्सपैंड कॉम्प्रेस हो गया है, और ये जो है यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। इस पोजीशन पे एफ नेट का वैल्यू कितने के बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब है जहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 होता है दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। क्या कहलाता है ये? मीन पोजीशन कहलाता है। ठीक है, अब ये मीन पोजीशन है, जहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 होता है वो क्या कहलाता है? मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से जितना आप कंप्रेस कीजिएगा, ये ब्लॉक इस मीन पोजीशन से छोड़ने के बाद इतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसको यदि x0 कंप्रेस कर दीजिए आप और फर्दर इसको x0 कंप्रेस कर दीजिए, तो जब ये ब्लॉक उठेगा तो मीन पोजीशन से ये x0 ऊपर जाएगा। इसका मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जितना मीन पोजीशन से जितना कंप्रेस कीजिएगा ये ब्लॉक उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, बस ये पॉइंट होना चाहिए, ये जो होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? फिक्स। ये नहीं कि ये जब ऊपर जाने लगा तो नीचे से सरफेस ही गायब हो गया, ऐसा नहीं। ये जो है ये फिक्स होना चाहिए। तो आप मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन? जहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 है, जहाँ पे के एक्स का वैल्यू mg के बराबर है, उससे आप जितना इसको कंप्रेस कीजिएगा आफ्टर रिलीजिंग, ये ब्लॉक उस मीन पोजीशन से उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये IIT JEE में भी पूछा जा चुका है, इडोडोप में भी दिया हुआ है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये ब्लॉक है M2 और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये ब्लॉक है M1। ये ब्लॉक M2 है, ये ब्लॉक M1 है। ठीक है, अब क्या है कि ये सिस्टम ऐसे ही है, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है। कहा जाता है कि ब्लॉक को और कितना कंप्रेस किया जाए कि ये जो सिस्टम है ये जंप M1 M2 जो है सरफेस को छोड़ दे, जस्ट सरफेस को छोड़ दे। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो समझिए इस चीज़ को, इस समय इसमें x0 कंप्रेशन है। ठीक है, तो kx0 का जो वैल्यू है डेट इज कॉल्ड M1g। kx0 का वैल्यू कितने के बराबर है? M1g के बराबर है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब समझिएगा kx0 का वैल्यू कितने के बराबर है? M1g के बराबर है। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। इसको यदि हम नीचे x डिस्टेंस और कंप्रेस करें तो ये x डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा, x डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि इसको जंप कर जाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द compression in a spring so that after releasing M2 can break off to the surface या break off it under। ठीक है, कुछ ऐसा है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? देखिए ये x पहले से कॉम्प्रेस्ड है, x0 पहले से कॉम्प्रेस्ड है। इस x0 का वैल्यू कितने के बराबर है? M1g/k के बराबर है। इतना ये पहले से कॉम्प्रेस्ड है। ठीक है, तो यदि आप इसको मात्र x0 कॉम्प्रेस्ड करते हैं, समझिए पॉइंट को, यदि आप इसको मात्र x0 कॉम्प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा जंप करने के बाद। मान लेते इसको और x0 कॉम्प्रेस किया जाए तो ये यहाँ से जब जंप करेगा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जब नीचे जाके फिर ऊपर जब जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? अपने नेचुरल लेंथ तक ही पहुँचेगा। उस नेचुरल लेंथ से जब ऊपर जाने लगेगा तो ये इस ब्लॉक को खींचेगा। मतलब मान लेते हैं कि ये इसका नेचुरल लेंथ है, इससे ये इतना ऊपर चला गया, तो अब नेचुरल लेंथ से ये ऊपर चला गया तो इस पे नीचे फोर्स लगाएगा, इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो x0 पहले से कॉम्प्रेशन है और x0 के बाद आप इसको यदि x0 के बाद यदि आप x डैश इसको कंप्रेस करते हैं तो ये कितना ऊपर जाएगा? x0 जाएगा और x डैश जाएगा।
और ये जो एक्स डैश जाएगा इसके कारण ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर की तरफ उठाने के लिए एक्स नॉट के अलावे एक्स डैश और कंप्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे के एक्स डैश का जो वैल्यू होना चाहिए, के एक्स डैश का वैल्यू ये m2g के बराबर होना चाहिए, और एक्स डैश का वैल्यू मतलब ये m2g/k, ये एक्स्ट्रा इसको कंप्रेस करना होगा। तो एक्स नॉट आपने कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ तक गया, और एक्स डैश आपने फर्दर इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। तो ये फिर ब्लॉक इस ब्लॉक को उठा ले, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को उठा लेगा। मतलब इसके अंदर टोटल कंप्रेशन कितना आया देख लीजिए, टोटल कंप्रेशन कितना आ गया, 2x0 प्लस एक्स डैश, ठीक है। एक्स नॉट कंप्रेशन पहले से था, एक्स नॉट जब आपने लाया तो ये नेचुरल लेंथ ही टच करेगा, लेकिन उसके बाद जब आपने इसको एक्स डैश और कंप्रेस किया तो ये नेचुरल लेंथ से एक्स डैश ऊपर उठा, और एक्स डैश का वैल्यू, के एक्स डैश का वैल्यू m2g के बराबर था, तो ये इसको उठा लेगा और ये सरफेस को m2 ब्रेक ऑफ करेगा, ठीक है। तो टोटल कंप्रेशन का जो वैल्यू है यहाँ से आप लिख सकते हैं कितने के बराबर आ जाएगा, 2x0 मतलब 2m1g/k प्लस एक्स डैश, ये कितना आ जाएगा m2g/k, ये आ गया टोटल x का वैल्यू, x टोटल ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 151, 152, 153 इरोडोव का कैसे सॉल्व होगा। थैंक यू।